हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन के बारे में। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा आपको, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा तो इसे आप आसानी से ग्रिप कर पाएंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक बैंक है जो, मान लीजिए, फर्स्ट ईयर के अंदर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दे रही है। सेकेंड ईयर के अंदर वो मान लीजिए 25% से दे रही है। थर्ड ईयर में मान लीजिए वो 45% से ब्याज दे रही है। और फोर्थ ईयर के अंदर वो मान लीजिए 75% से ब्याज दे रही है। तो पैसा कितना बनेगा? मान लीजिए किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो कितना बनेगा? सर कैसे पता करेंगे? तो भाई, एफएम के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है और उसके अंदर ये सारी चीजें जो वो सीखी हमने। 0 ईयर के अंदर हमारे पास 100 रुपीज है। फर्स्ट ईयर 5% ब्याज के साथ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t। तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। 1 + 5% मतलब 5/100 कितना हो जाएगा? 100 × 1.05, ये हो जाएगा 105 रुपये। क्लियर है? फिर इसके बाद में आएगा सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25%। तो कितना हो जाएगा? अब समझिएगा, ये 100 पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल में या 105 में? सर, पहले साल के अंत पे पैसे हो गए 105। अगर बैंक वाले ने कह दिया ना कि 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा, तो आदमी क्या करेगा? 105 विड्रॉ करके फिर दूसरे दिन वापस जमा करवा देगा पूरे के पूरे 105। तो ऐसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नॉर्मली यही चलता है, क्योंकि अब प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई 105 रुपये है, इस पे 25% के हिसाब से 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.05 इंटू 1.25। ये आपका टोटल पैसा बन जाएगा 1.3125। क्लियर है? फिर उसके बाद में थर्ड ईयर। सर आपको एक सेकेंड है ना, 131.25। सर क्या आपको याद है कि आप जियोमेट्रिक मीन पढ़ा रहे थे? हाँ, मुझे याद है। 131.25 इंटू 45% ब्याज है, तो कितना हो जाएगा? इंटू 1.45। 131.25 इंटू 1.45, 190.3125। और फिर फोर्थ ईयर 190.3125 इंटू कितना हो गया आपका? फोर्थ ईयर में 75% है, इंटू 1.75। तो आपका पैसा कितना बन जाएगा टोटल चौथे साल के अंत पे? 333.04। क्लियर है? अब आपने कहा कि सर हमारा एवरेज रिटर्न क्या है? तो आपने नॉर्मली निकाला कि भाई 5% था, फिर 25 था, फिर 45 था, फिर 75 था। ये 4 साल का है, तो एवरेज हमारी कितनी हो गई? 5 + 25 + 45 + 75, 150/4 डिवाइड बाई 4, 37.5। तो आपने कहा कि 37.5 से भी पैसा उतना ही बनना चाहिए आपका, अगर एवरेज वो सेम है तो 4 साल बाद में। तो ये 100 रुपये है फर्स्ट ईयर। 100 इंटू 1.375, ये आपके बन जाएंगे 137.5। सेकेंड ईयर 137.5 इंटू 1.375, 137.5 इंटू 1.375, ये हो गए आपके
189.0625, थर्ड ईयर 1.375, 189.0625, ये हो जाएंगे आपके थर्ड ईयर में 189.0625 इंटू 1.375, ये आपके बन गए 259.96। और फिर आ गया आपका फोर्थ ईयर 259.96 इंटू 1.375, ये आपका पैसा बन जाएगा 357.44। तो क्या आपने जो ये एवरेज कैलकुलेट किया है, क्या ये सही काम कर रहा है क्या? इसके हिसाब से तो पैसा कितना बनना चाहिए चौथे साल के अंत में? 357, जबकि एक्चुअल में पैसा कितना बना था? 333 रुपये। तो क्या ये एवरेज जो है वो अर्थमेटिक एवरेज जो आपने कैलकुलेट किया, क्या वो सही काम कर रहा है? सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है, सही काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए रीजन ये है कि इनका क्या हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। जैसे पॉपुलेशन है आज 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 पे 10% बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? 11,000। फिर और 10% बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन, तो क्या 10,000 पे बढ़ेगी या 11,000 पे बढ़ेगी? 11,000 पे। क्यों? क्योंकि जो नए हैं 11,000 है, वो सारे के सारे लगेंगे पॉपुलेशन को बढ़ाने में। फिर मान लीजिए 15,000 हो जाते हैं, तो जब ग्रोथ होगी उनके अंदर तो पूरे 15,000 लगेंगे पॉपुलेशन को बढ़ाने में, और उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज होगी। तो कहाँ कहाँ ये जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, ये आपके जैसे पॉपुलेशन हो गए, इन केस के अंदर क्या हो जाता है, जो आपका एक तरीके से यूं समझिए कि जो इंटरेस्ट का पैसा होता है वो भी एक तरीके से आपका कुछ टाइम के बाद में, जब उसका पीरियड आ जाता है उसके बाद में वो भी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो उस वजह से जैसे 5%, 25%, 5% पहले साल है, तो ये पहले साल जो है 100 रुपये, उसी पे 5% बढ़ रहे हैं। दूसरे साल के 25% किस पे बढ़ रहे हैं? 105 पे। तो ये 25% जो है वो 100 पे काम नहीं कर रहे हैं, ये 100 पे काम कर रहे हैं, ये 105 पे काम कर रहे हैं, ये कितने पे काम कर रहे हैं? ये 131.25 पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से। और ये 75% 190 पे काम कर रहे हैं, 190.31 पे। समझ पा रहे हो बात? ये जो 25% वो कितने पे लग रहे हैं? 105 पे लग रहे हैं। ये 5% कितने पे लग रहे हैं? 100 पे लग रहे हैं। ये 45% कितने पे लग रहे हैं? 131.25 पे। ये 75 कितने पे लग रहे हैं? 190.31 पे। तो यूं समझ लीजिए कि इनका वेट जो है वो क्या हो गया है, एक तरीके से अलग हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ रेशियो वगैरह होते हैं, वहां पर आप सिंपल अर्थमेटिक मीन करोगे ना, तो कभी भी सही नहीं होगा। सर तो फिर किस तरीके से किया जाता है? इनके केस के अंदर आपको किस तरीके से करना होगा, तो वहां पर काम आएगा आपका जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन किस तरीके से काम आएगा, देखिएगा, समझिएगा। जियोमेट्रिक मीन पहली बात तो समझिएगा कैलकुलेट होता कैसे। तो ये क्या कहता है जियोमेट्रिक मीन? x1 गुना x2 गुना x3, इस तरीके से जितने भी है xn जो भी है, और रूट के अंदर चले जाएंगे ये जियोमेट्रिक मीन बराबर, ये रूट में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x1 गुना x2 गुना x3 गुना इस तरीके से xn की पावर 1/n। समझिएगा, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब ये जो 5% है ना, इसको सीधा 5% नहीं लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज वगैरह में, तो इसे क्या लिखा जाएगा? 105 लिखा जाएगा या 1.05 लिखा जाएगा। अगर आपने इंडेक्स नंबर वगैरह कभी पढ़े होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि वहाँ एक बेस ईयर लेते हैं और उसके बाद में उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। यहाँ 25 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 1.25 लिखा जाएगा। इसको 45 नहीं लिखा जाएगा, इसको 1.45 लिखा जाएगा। ये 75 नहीं लिखा जाएगा, ये 1.75 लिखा जाएगा। क्लियर है सर? क्यों लिख रहे हो? देखिए ये 5% का मतलब क्या है? 1+r, तो 1+5/100, और ये 25 जो है वो क्या है? 1+25/100।
रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है, समझ पा रहे बात? और परसेंटेज का साइन जब हटाओगे तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ जियोमेट्रिक मीन सर पहले तो बताइए कैलकुलेट कैसे होगा, समझिएगा। जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे? जियोमेट्रिक मीन तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट एन की जगह कितने हैं, कितनी है संख्या, 1 2 3 और 4, कितने हो जाएंगे? √4। x1 कितना है 1.05, x2 कितना है 1.25, x3 कितना है 1.45, x4 कितना है 1.75। तो ये कर दो 1.05 इंटू 1.25 इंटू 1.45 इंटू 1.75, ये हो गया आपका √4 3.3304, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 पॉइंट, एक सेकंड डिस्चार्ज हो गई है। 3.3304 की पावर 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार रूट करेंगे 1 और 2, ये आ गया 1.3509। सर हम कैसे मान लें कि आपने सही कहा? तो ये क्या कहता है कि आपकी ग्रोथ एवरेज कितनी हुई है, 35%, 35.09%। सर हम कैसे मान लें? ये लो 100 रुपये आपका, ये फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.03509 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 135.09। फिर आया सेकेंड ईयर, आपने जमा करवाया 135.09, इस पे ब्याज मिल रहा है 1.3509, ये हो गया आपका 182.49, ये आपका आ गया थर्ड ईयर। सर कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं हो रही है, समझ रहे हैं, बाकी समझने के बाद ही आसान हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो ये हो गया 182.49 मल्टीप्लाई बाय 1.3509, ये पैसा कितना बना 246.53, और ये हो गया फोर्थ ईयर 246.53 इंटू 1.3509, ये बनता है आपका 333.04। क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है क्या, एग्जैक्ट सेम है? तो जहां रेशियो होते हैं, जहां प्रोपोर्शन रेशियो, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन वगैरह, जहां पर ग्रोथ जो है इस तरीके से होती है, तो वहां पर आप नॉर्मल अर्थमेटिक मीन अगर कैलकुलेट कर लेंगे और उससे एवरेज लेंगे तो वो एवरेज आपका काम नहीं आएगा। रीजन समझ पा रहे हो आपका काम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि काम इस वजह से नहीं आएगा, जैसे एक तो जैसे कि 5 स्टूडेंट है, एक के 5 नंबर है, दूसरे के 7 नंबर है, तीसरे के 9 नंबर है, चौथे के 10 नंबर है, और आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो पहले के नंबर इंडिपेंडेंट है, दूसरे के नंबर इंडिपेंडेंट है, तीसरे के इंडिपेंडेंट है, और चौथे के इंडिपेंडेंट है। समझ पा रहे हो बात? पहले के नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो उससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, या कम हो जाते हैं उससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन वगैरह कब काम आएंगे, जहाँ परसेंटेज वगैरह में होगा, तो उस केस के अंदर ये सारी जो यूनिट है वो क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट। जैसे पहले साल 5% ब्याज मिला तो दूसरे साल 25% है। अगर पहले साल 5% है और दूसरे साल 25% है, इसका मतलब क्या है, पहले साल 100 का 105 होगा और दूसरे साल 25% 105 पे लगेगा। अगर पहले साल 5% की जगह 10% ब्याज मिलता तो 100 का कितना हो जाता, 10% मिला के 110। तो दूसरे साल 25% ब्याज किस पे मिलता है, 110 पे। अगर पहले साल का
20% ब्याज होता है, तो पहले साल का 100 का 120 हो जाता है, दूसरे साल 25% 120 पे मिलता है। तो ये क्या होती है, एक तरीके से डिपेंडेंसी होती है इनके। तो यहाँ पर आप सीधा अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्थमेटिक मीन एक तरीके से क्या होता है, वो सारों को एक ही वेट देता है, ठीक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन अपन अलग से इसी वजह से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अर्थमेटिक मीन नॉर्मली क्या करता है, सेम वेट देता है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेट देता है, उस तरीके से चलता है। जियोमेट्रिक मीन जो है वो क्या होता है, डिपेंडेंट चलता है कि भाई एक यूनिट पे दूसरी डिपेंडेंट है, दूसरी पे तीसरी डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से ये जो है ये क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है। तो जियोमेट्रिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, √n x1 गुणा x2 गुणा x3, इस तरीके से कहाँ तक जाओगे, xn तक जाओगे। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x1 गुणा x2 गुणा x3, इस तरीके से कहाँ तक जाओगे, xn तक, इसकी पावर 1/n। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है भाई यहाँ तक का? सर फिर इसकी कैलकुलेशन तो कॉम्प्लिकेटेड होती होगी। हाँ, इसकी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, लॉग का सारा लिया जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ। देखो ये जियोमेट्रिक मीन का नॉर्मली जो फॉर्मूला अपन ने लिखा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, हम एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। एंटी लॉग, लॉग x1, लॉग x2, लॉग x3 और लॉग xn। सर क्या लॉग का लेना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए इस वजह से हम लॉग का लेते हैं। सर ये तो हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो उस केस के अंदर यहाँ पर समेशन ऑफ लॉग एक्स है, मतलब जितने भी एक्स है उन सब का लॉग जो है करके उनका जोड़ किया है। अगर एफ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, f1, f2, f3, fn, इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, समेशन ऑफ लॉग एक्स एफ अपॉन एन। अगर वेटेड करना है तो W हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस है तो उसके अंदर क्या करेंगे, मिड वैल्यू ले लेंगे और वो x माना जाएगा। जैसे 0 से 10 है तो अपन x की जगह क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। क्लियर है? ये सारी बात है जियोमेट्रिक मीन की। अब समझिएगा जियोमेट्रिक मीन जो है इसके अंदर यूज कहाँ कहाँ होते हैं, टू असर्टेन द अर्थमेटिक मीन ऑफ परसेंटेज। समझिएगा, बहुत गहरी बात लिखिएगा। अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है परसेंटेज का, तो उस केस के अंदर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जियोमेट्रिक मीन का। क्यों? परसेंटेज के टाइम के अंदर अर्थमेटिक मीन जो है वो जी परसेंटेज का अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी क्या हो जाती है, डिपेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, या पॉपुलेशन है, या इकोनॉमिक बिजनेस इंडेक्स नंबर वगैरह, रेशियो वगैरह, रेट परसेंटेज वगैरह, रेट्स वगैरह जो भी है, इन केस के अंदर आपको ये देखने को मिले। आप कहाँ कहाँ देखोगे, अगर इंडेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे 100, 110, 120, इस तरीके से बेस ईयर लिया जाता है और ये सारा किया जाता है। तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, जियोमेट्रिक में। इंडेक्स नंबर के अंदर आप पढ़ोगे कि इंडेक्स नंबर में सबसे बेस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, तो उसके इसके अंदर आप पढ़ोगे कि सबसे बेस्ट जो होता है वो जियोमेट्रिक में। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर, रेशियो, परसेंटेज वगैरह के अंदर सबसे सही जो मीन रहता है वो कौन सा रहता है, जियोमेट्रिक मीन रहता है। तो जाहिर सी बात है उस केस के अंदर अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पर जो जियोमेट्रिक मीन को बेस बना के जो कैलकुलेशन करेगा वो सबसे बेहतरीन रहेगा। ये इसकी एक गहरी बात है। व्हेन टू गिव स्मॉल वेट टू लार्ज आइटम एंड लार्ज वेट टू स्मॉल आइटम। अगर कोई बड़े वैल्यू को कम वेट देना है और कम वैल्यू को बड़ा वेट देना है तो उस केस के अंदर ये आपका जियोमेट्रिक मीन काम आएगा। सर किस तरीके से, समझे नहीं? हार्मोनिक मीन के अंदर ये वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों केस के अंदर वहां पर उसके डिसएडवांटेज के अंदर और यहाँ पर इसके एडवांटेज के अंदर इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। पहली अलजेब्रिक प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है। पहली अलजेब्रिक प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई जियोमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, या इसको इस तरीके से कर देते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3, इस तरीके से xn की पावर 1/n। क्लियर है? पावर आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाती है तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर 1/n है तो वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। n है तो वो क्या बन जाएगा, 1/n बन जाएगा। तो ये अगर पावर 1/n को आप इस साइड से इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन की पावर क्या हो जाएगी, वहाँ 1/n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/1 या फिर n कह दो।
तो x1 गुणा x2 गुणा x3 इज इक्वल टू xn हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको और समझना हो तो उस केस के अंदर जैसे यहाँ पर कितना आया था 1.3509, जो कि कैसे आया था, ये जियोमेट्रिक मीन था, और ये कैसे आया था 1.05 इंटू 1.25, 1.45 और 1.75, इनके पावर क्या की थी आपने 1/4 की थी। तो अगर आप क्या कर देते हैं 1.05 इंटू 1.25 इंटू 1.45 इंटू 1.75, तो ये क्या हो जाएगा 1.3509 की पावर 1/4 इधर आते से ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगी। दूसरी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, जियोमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय वो सारे एक्स जो जियोमेट्रिक मीन से छोटे हैं उनको गुणा करो, और जो एक्स जियोमेट्रिक मीन से बड़े हैं, समझाता हूं मैं आपको इस तरीके से सीधा समझ नहीं आएगा। देखो क्या आया था 1.3509, तो इससे छोटे वाले कौन कौन से 1.05 और 1.25, इससे बड़े वाले कौन से 1.45 और 1.75। क्लियर है, ये कहता है कि जियोमेट्रिक मीन 1.3509 डिवाइडेड बाय उससे x जो भी छोटे हैं x.1.05 और 1.3509 डिवाइडेड बाय 1.25, ये बराबर होंगे जो x बड़े हैं। x बड़े कौन से 1.45 डिवाइडेड बाय 1.3509 गुणा 1.75 1.3509, ये बराबर होगी। सर कैसे होगी देख लीजिए 1.3509 इंटू 1.3509 डिवाइड बाय 1.05 डिवाइड बाय 1.25, ये आता है इस साइड का 1.3904, इस साइड का कर दो 1.45 इंटू 1.75 डिवाइड बाय 1.3509 डिवाइड बाय 1.3509, ये आ रहा है 1.3904। सर कैलकुलेशन आप ही तो कर रहे हैं, चेक कर लीजिए भाई, कोई ऐसा डाउट हो किसी को अगर। क्लियर है, तो ये इसकी एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी रहती है। समझ पा रहे बात, रीजन क्या होता है, ये इस तरीके से क्यों करता है, तो देखिए ये जो है ये एक तरीके से बीच की वैल्यू है, समझिएगा। मैं एक बहुत गहरी बात बता देता हूँ, या इसकी आगे वाली एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, ये वाले दोनों एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी पढ़ के बात कर लेते। देखो अगर कोई दो सीरीज है, समझिएगा कोई दो सीरीज है, जैसे 2 4 6 8 और 10, 3 5 7 9 और 15, इसका अर्थमेटिक मीन कितना है और इसका अर्थमेटिक मीन कितना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया इसका 6, इसका कितना हो गया 3 + 5 + 7 + 9 + 15, 15 की जगह इसको कर देते हैं 16, 40 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 8 अर्थमेटिक मीन। ठीक है सर, जियोमेट्रिक मीन, हाँ जियोमेट्रिक मीन पे भी आएंगे। दोनों सीरीज ऐड कर दो, 5 9 6 6 12 13 और 8 और 8 16 और 17, 10 और 16 26, 5 + 9 + 13 + 17 + 26, ये हो गए 70, और इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो कितना आएगा 70 डिवाइड बाय 5, 14। क्लियर है, ठीक है सर, इन दोनों सीरीज को गुणा कर दो, अगर दोनों सीरीज को अगर गुणा कर देते हो तो गुणा करके मान लीजिए कितने हो गए 2 और 3, 2 × 3 6, 5 चौक 20, 6 36 7 42, 8 8 49, 9 8 56, 10 × 6 160, और इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो 160 + 56। सर क्या कर रहे हैं आप, अकेले ही कर रहे हैं, अभी बताता हूँ।
ये हो गया आपके 284 डिवाइड बाय 5, 56.8। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, देखो पहले का अर्थमेटिक मीन है 6 और दूसरे का अर्थमेटिक मीन है 8। दोनों सीरीजों को अगर आपने जोड़ा, अगर दोनों सीरीजों को आपने जोड़ा, दोनों सीरीजों को अगर जोड़ा आपने, तो इनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो गया, सिंपल जुड़ गया। 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्लियर है? दोनों सीरीजें जोड़ी तो अर्थमेटिक मीन जुड़ गया। अगर एक सीरीज में से दूसरा माइनस करोगे तो ये अर्थमेटिक मीन भी इसी तरीके से माइनस होगा। लेकिन दो सीरीज अगर मल्टीप्लाई की, दो सीरीज अगर मल्टीप्लाई की, तो इनका अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 6 × 8 कितना होता है, 6 × 36, 7 × 42, 8 48, और ये कितना आ रहा है 56.8। मैंने पिछली क्लास में गलती से लिख दिया था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने पिछले क्लास के अंदर लिख दिया था कि अगर दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और मोर सीरीज सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हटा दीजिए और ये डिवाइड हटा दीजिए। ये मैंने गलती से लिख दिया था, इसकी जगह एक्चुअल में लिखना था इफ ए कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए उसको के से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एनी सीरीज एंड if we find arithmetic mean of new series, then that will be equal to, किसके बराबर होगा, ओरिजिनल सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन है इनटू कांस्टेंट वैल्यू जो भी की है उससे। समझाऊंगा मैं किस तरीके से, देखो मैंने वहां पहले गलती से लिख दिया था, मैं क्लास को वापस एडिट करके भी डाल दूंगा। ये मैंने इतना पॉइंट गलत बोल दिया था एक्चुअल में। देखो जैसे यहीं पर इन दोनों कंपेरेटिव पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो समझिएगा। अगर जैसे ये सीरीज है 2 3 नहीं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और सॉरी 10, इसको अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे 3 3 से गुणा कर देते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, 6 तेरी 18, 8 तेरी 24 और ये 30, कितना हो गया 6 + 12 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30, कितना हो गया ये 90। इसका टोटल कितना हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितना हो गया 30। इसका कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 5, कितना आ रहा है अर्थमेटिक मीन 6। इसका कितना आ रहा है 90 डिवाइड बाई 5, कितना आ रहा है 18। थोड़ा है अर्थमेटिक मीन जो है वो समझने लायक है, कॉम्प्लिकेटेड। इस सीरीज को अगर इस अर्थमेटिक मीन को गुणा करो 3 से, तो कितना आएगा 18 आएगा। सर कहना क्या चाह रहे हो, देखो अर्थमेटिक मीन के केस के अंदर अगर दो सीरीज जो है उनको क्या करोगे, दो सीरीज को अगर प्लस करोगे, अगर अर्थमेटिक मीन है उस केस के अंदर दो सीरीज को अगर प्लस करोगे तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दो सीरीज को ऐड करोगे तो उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिएगा इनको मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये कंपेरेटिव कंपैरिजन से आपको समझ आ जाएगा।
दो सीरीज को ऐड करोगे अर्थमेटिक मीन ऐड हो जाएगा। दो सीरीज को अगर क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे आप, सब्सट्रैक्ट करोगे, ये भी क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन मतलब एक सीरीज में से दूसरी सीरीज को माइनस कर दिया, तो उनके अर्थमेटिक मीन में भी पहले के अर्थमेटिक मीन, पहली सीरीज के अर्थमेटिक मीन से दूसरी सीरीज के अर्थमेटिक मीन को लेस कर दो तो नई वाली सीरीज का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। लेकिन अगर दो सीरीज को आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं होगा। अगर डिवाइड कर देते हैं दो सीरीज को, अर्थमेटिक मीन डिवाइड, अर्थमेटिक मीन डिवाइड करके सर थोड़ा ऊपर से जा रहा, 2 मिनट रुकिएगा ना, पूरा समझ आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। ये है अर्थमेटिक मीन के केस के अंदर। अगर यहीं पर जियोमेट्रिक मीन है, अगर दो सीरीज को ऐड करोगे तो जियोमेट्रिक मीन ऐड नहीं होगा। अगर दो सीरीज को आप क्या करते हो, सब्सट्रैक्ट कर देते हो, एक से दूसरी को सब्सट्रैक्ट कर देते हो, तो भी जियोमेट्रिक मीन सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। अगर दो सीरीज को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जियोमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लाई होगा। दो सीरीज को अगर डिवाइड कर देते हो तो जियोमेट्रिक मीन भी डिवाइड हो जाएगा। अब समझिएगा, अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट कैसे करते हो, सबको प्लस करके डिवाइड करते हो, प्लस और माइनस साथ चलते हैं, गुणा और भाग साथ चलते हैं। अर्थमेटिक मीन आप प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम करते हो, तो दो सीरीज है, अगर दो सीरीज को ऐड कर दोगे तो उनका जियोमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर दो सीरीज है जिसमें से एक में से दूसरी को डिवाइड कर दोगे तो उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल पहली वाली सीरीज है उसमें से दूसरी वाली सीरीज के अर्थमेटिक मीन को लेस कर दीजिए। लेकिन दो सीरीज को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो पहले का अर्थमेटिक मीन है और दूसरे का अर्थमेटिक मीन है उसको मल्टीप्लाई करके नई वाली सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर पहली सीरीज में दूसरी का भाग दे देते हो और उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो तो वो उसके बराबर नहीं होगा जो पहले अर्थमेटिक मीन के, पहली सीरीज के अर्थमेटिक मीन में दूसरी सीरीज के अर्थमेटिक मीन का भाग देने से आएगा। मतलब दो सीरीज का प्लस करोगे अर्थमेटिक मीन प्लस होगा, दो सीरीज का डिवाइड माइनस करोगे एक में से दूसरा, अर्थमेटिक मीन भी माइनस होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। यहीं पर जियोमेट्रिक मीन के केस के अंदर क्या है, प्लस करोगे प्लस नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट करोगे सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर ऐसा है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस केस के अंदर होगा, बाकी नॉर्मली दो सीरीज अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दी तो ऐसा नहीं होगा। सर रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि अर्थमेटिक मीन ऐड करने से बना है तो उस केस के अंदर उनका अर्थमेटिक मीन भी ऐड होगा या लेस होगा। और जियोमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई से बना है भाई, x1 गुणा x2 गुणा x3 इस तरीके से करते हो, मल्टीप्लाई से बना है तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब दो सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जियोमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी होगा। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड जो वो सेम सेम किस तरीके से साथ साथ क्यों चलते हैं भाई, आपको सिंपल सा नियम पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो प्लस जो वो माइनस में बनता है और माइनस जो वो प्लस में बनता है, गुणा जो वो भाग में बनता है, भाग जो है वो गुणा में बनता है। तो अर्थमेटिक मीन प्लस और माइनस और जियोमेट्रिक मीन गुणा और भाग, ये इसकी दो आगे वाली अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर सीरीज ए है और सीरीज बी है, इनको गुणा कर दोगे तो दोनों जो नई वाली सीरीज बनेगी, इनके गुणक से जो सीरीज बनेगी उनका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सीरीज ए में भाग दे दोगे सीरीज बी का और सीरीज ए एंड बी होगा तो उसका जियोमेट्रिक मीन जो होगा वो
इस पहले जियोमेट्रिक मीन में दूसरे जियोमेट्रिक मीन का भाग दे दो तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कंबाइन में कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल सा है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पर कैसे करते हो अर्थमेटिक मीन कंबाइन के अंदर? कैसे कैलकुलेट कर देते हैं? एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 इस तरीके से डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो एंटी लॉग की मदद लेनी होगी। n1 लॉग जियोमेट्रिक 1 n2 लॉग जियोमेट्रिक 2। ठीक है, सेम वैसा वैसा है, बस यहाँ पर लॉग लेना होगा जियोमेट्रिक मीन का, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए उसी तरीके से होगा, क्योंकि ये ऐड पे नहीं है, मल्टीप्लाई। मेरिट्स क्या है? पहली बात एवरेजेज ऑफ रेशियोज है, रेशियो परसेंटेज वगैरह जो भी है उनके लिए, रेशियो परसेंटेज वगैरह सब के अंदर सर्टेन रिजिड एंड डिफाइंड वैल्यू आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, एक ही वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे तो अलग आ जाएगी। लीस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये ध्यान से समझिएगा। अपन ने इसकी एक एडवांटेज पढ़ा था, जो अपन ने कहा कि इसको और आगे जो है वो हार्मोनिक मीन में पढ़ेंगे, कि लार्ज आइटम को क्या कर देता है, स्मॉल वेट दे देता है, कि जो बड़ी वैल्यू है उसको क्या कर देता है, स्मॉल वेट दे देता है, और स्मॉल वेट जो है स्मॉल आइटम है उसको क्या कर देता है, जो है वो वेट बढ़ा देता है। तो ये लिस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू हो जाती है उनका इफेक्ट क्या करता है, थोड़ा कम कर देता है। बहुत छोटी वैल्यू है जिसका इफेक्ट बहुत कम आ रहा है तो ये थोड़ा उसका बढ़ा देगा, और बहुत बड़ी वैल्यू तो उसका इफेक्ट क्या कर देगी, ये थोड़ा कम कर देगा। तो ये क्या कर देता है, एक्सट्रीम जो वैल्यू उनका इफेक्ट कम कर देता है। बैलेंस्ड वेटेज, सोशियो इकोनॉमिक वगैरह जो आज के टाइम के अंदर आरक्षण वगैरह में चलते हैं कि भाई दो या दो से ज्यादा जो घटक है उनको एक साथ लेके चलें, तो उस केस के अंदर जो है वो आपका ये वाला काम आएगा। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। और लिस्ट इफेक्ट ऑफ सिंपल चेंज, अगर जैसे एक वैल्यू बढ़ गई तो अर्थमेटिक मीन के अंदर तो एकदम से अर्थमेटिक मीन चेंज हो सकता है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट है डीमेरिट्स के अंदर, जिसके बारे में आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक कोई वैल्यू जीरो हो गई या नेगेटिव हो गई तो ये सारों की वार लगा देगा। मान लीजिए x2 जो है वो जीरो है, तो उस केस के अंदर x1 गुणा x2 की जगह जीरो आ जाएगा, तो ये सारों की वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। या एक की वैल्यू माइनस आ गई तो ये सारों की वैल्यू क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अब ये जो है ये डीमेरिट्स के अंदर हर किसी में लिखा जा सकता है। अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे समझिएगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया था, 1.3509। अब 35.09 तो किसी भी साल का ब्याज नहीं है, लेकिन वो हमारा जियोमेट्रिक मीन आ रहा है, तो ये एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सारी वैल्यू नेसेसरी, अगर एक भी वैल्यू हमें नहीं पता होगा तो हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान नहीं है। क्लियर है? तो ये है जियोमेट्रिक मीन। इसके साथ अर्थमेटिक मीन के अंदर जो एक मैंने छोटी सी गलती बता दी थी, गलत बोल दिया था, वो भी मैंने करेक्ट करवा दिया है, उसे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं पुराने वाले लेक्चर है उसको वापस उतना सा पार्ट जो कट करके चेंज करके अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। अब से क्लासेज जो कंटिन्यू रहेगी, तो जुड़े रहें साथ में। एक्चुअल में स्टूडियो जो है वो चेंज किया है, नई जगह पे सेटअप किया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।